ओम प्रकाश, आप 2023 में एमएससी पास आउट थे, है ना? तो कभी कभी ऐसा भी लगा हाँ होगा सर। कि अभी 2026 हो गया है, मैंने पीएचडी भी नहीं करी है। मैंने शायद मैं हाँ पीएचडी सर। ही कर लेता, या फिर मैं कुछ और कर लेता। ऐसा जरूरी नहीं कि जीआरएफ करने के बाद पीएचडी ही करना चाहिए। टाइम था शायद 1209 था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जैसे हमारे पास नेम रिएक्शन, रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ सर। स्टीरियो, सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो आपने इसके लिए हाँ कोई सर। स्पेशल बुक भी फॉलो करी थी, या फिर आपने जस्ट लेक्चर से फॉलो किए थे? मैं जो चैप्टर पढ़ता हूँ उसके बाद ही उसका यूनिट टेस्ट देता हूँ। स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमारे साथ हैं गेट ऑल इंडिया रैंक 2026। इनसे हम जानेंगे इनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल्स के बारे में, इन्होंने किस तरीके से पूरी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर खुद को मेंटेन किया है। और ये बिल्कुल भी आईआईटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप भी गेट में AIR2 हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ओम प्रकाश, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको गेट में AIR2 हासिल करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओम प्रकाश, सबसे पहले बताइए कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कहाँ से रहा है, ग्रेजुएशन के बारे में, मास्टर्स के बारे में। सर मैं सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन संबलपुर जीएम यूनिवर्सिटी से हुआ है। और मेरा उसके बाद मैं एमएससी करने के लिए एनआईटी दुर्गापुर गया था। उधर एमएससी मेरा हुआ। उधर से फिर उसके बाद मैं मतलब एमएससी के दौरान मेरा वो नेट निकल नहीं पाया था, कुछ नहीं हो रहा था लाइफ में। तो डिप्रेशन में रहता था, तो कुछ नहीं हो रहा था। मतलब एमएससी के दौरान मेरा सारा सिलेबस खत्म हो गया था, लेकिन एग्जाम के अप्रोच में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा लैग कर रहा था। और मतलब अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद थोड़ा लाइफ में अप्स एंड डाउन आया। फिर मैं अपने नेट के लिए प्रिपेयर किया। तो मेरा 2023 में मेरा एमएससी खत्म हुआ। तो 2023 दिसंबर में मेरा एलएस हो गया था। फिर उसके बाद एलएस एलएस से कुछ नहीं हो पा। इससे क्या होगा एलएस में, वो सब सब लोग ऐसे बोल रहे थे। तो मैं जीआरएफ के लिए ट्राई किया। हम्म। तो 2024 जून में मेरा जीआरएफ हो गया। फिर मेरा एआईआर 44 था। फिर फिर मैं पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं पीएचडी नहीं करूंगा, जॉब के लिए जाऊंगा। तो इसलिए मैं रिसर्च में नहीं गया था। तो उस टाइम मेरे को लग रहा था मतलब कोई वैकेंसी नहीं आ रहा था, तो कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं मेरे स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर लिया था। तो 2024 में, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम भी नहीं हुआ। तो सोचा कि फिर गेट करके कुछ करूंगा। फिर मैं 2024 24 पे गेट दिया था। 2024 में मेरा रैंक था शायद 1209 था मेरा रैंक। तो उतने में क्या होगा सर, कुछ जॉब भी नहीं मिलेगा। तो हम्म। मैं मैं फिर गेट के लिए तैयारी किया फिर 2025 25 में। तो 2025 में मैं गेट के लिए तैयारी किया। फिर 2025 जून का नेट दिया था, मेरा कैसा प्रिपरेशन जा रहा है ये सब देखने के लिए। तो उस दौरान मेरा जेआरएफ हो गया फिर और एक बार। उस टाइम मेरा 31 रैंक आया था। आपसे ही पढ़ रहा था उस टाइम मैं आपसे। आपका वो ब्रह्मोस सीरीज सब ज्वाइन किया था, ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, फिर रिपीटर स्पेशल बेच लिया था। आपके क्वेश्चन हम्म। प्रैक्टिस कर रहा था। आपके टेस्ट सीरीज भी लिया था। तो आपके टेस्ट सीरीज में जो मार्क आ रहा था वही मेरे एग्जाम में भी वही मार्क, मतलब उसके आसपास उसी रेंज में ही मार्क आया मेरा। क्योंकि आपके टेस्ट में थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर ही रहता है हर बार, मैं देखा हूँ। फिर जब गेट एग्जाम दिया, गेट एग्जाम 2025 का, उस एग्जाम तो डर सा लग रहा था सर। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना 6-7 महीने का, फिर एग्जाम का प्रेशर रहता है, कैसा होगा क्या नहीं होगा ये सब रहता है। ओम प्रकाश, अब आपकी ना थोड़ा प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करते हैं कि जैसे हाँ सर। आपने कोचिंग क्लासेस को कैसे मैनेज किया, अपने सेल्फ प्रिपरेशन कैसे आप करते थे, दिन में कितना घंटा आप पढ़ते थे, और एक बच्चे को कितने घंटे देने चाहिए? सर मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं ऐसा टाइम डिसाइड नहीं करता हूँ। ठीक है सर। मैं दिन का पढ़ता हूँ। मतलब जब मेरे को लगता है थोड़ा सैचुरेशन हो रहा है माइंड, तब थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा दूर रहता हूँ। फिर थोड़ा बाहर घूमता हूँ, फिरता हूँ, फिर आता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। मैं हर बार चाहता हूँ कि मैं आज जो पढ़ा हूँ, रात को मेरे को अच्छे से नींद आए। मतलब आज दिन का मैं मेरे को सेटिस्फाई लगे कि मैं कुछ किया हूँ, मेरे पढ़े में कुछ किया हूँ, ऐसा मैं फील करता हूँ। ऐसा मेरा कोई टाइमिंग नहीं था।
पढ़ाई में। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है और आपको खुद के बारे हाँ, में हाँ अवेयर सर। होना जरूरी है कि हाँ मेरे सर। लिए हाँ, इतना सफिशिएंट है। हाँ सर। वो किसी के लिए 6 घंटा भी हो सकता है, किसी के लिए 10 घंटा भी हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द खुद के लिए हाँ, हाँ सर। ऐसा डिपेंडिंग नहीं है अपॉन द कि बैकग्राउंड। हाँ सर, हाँ सर। ऐसा नहीं कि जो लोग सोचते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है सर। लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो उसको कंसिस्टेंसी से मतलब उसको पढ़ाई करो, वो हो जाएगा। आप ये बोलना चाहते हो कि डिपेंड नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है या फिर आप हाँ कहाँ सर। पे जॉब कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ये हाँ आपको सर। खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और खुद को आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, मेरे लिए इतना टाइम हाँ सर। सफिशिएंट है। हाँ सर। वो आपको अच्छा लगना चाहिए कि मैं आज कुछ किया हूँ, ऐसा लगना चाहिए। ओम प्रकाश, आप 2023 में एमएससी पास आउट थे, है ना? तो कभी कभी ऐसा भी लगा हाँ होगा सर। कि अभी 2026 हो गया है, मैंने पीएचडी भी नहीं करी है। मैंने शायद मैं हाँ पीएचडी सर। ही कर लेता या फिर मैं कुछ और कर लेता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जेआरएफ होता है वो कहीं ना कहीं पीएचडी में इनरोल कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दबाजी में, फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि मैं काश उस टाइम जॉब की तैयारी कर लेता, क्योंकि पीएचडी करने के बाद आपको चीजें याद नहीं रहती हैं। 5 साल के बाद कुछ भी आपको याद ही नहीं रहता, कंटेंट वगैरह। हाँ सर। तो आपके हाँ सर। अकॉर्डिंग ये चीज किस तरीके से डील करी जानी चाहिए? क्या बच्चे को जेआरएफ के बाद जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए कुछ टाइम तक? सर, मेरे को लगता है कि अगर किसी का वो रिसर्च के फील्ड में इंटरेस्ट है, उसको तो पीएचडी करना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जीआरएफ करने के बाद पीएचडी ही करना चाहिए। मैं मेरा पहले से मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं पीएचडी करने नहीं जाऊंगा। ये सोचता था जॉब के लिए जाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि अगर आप जॉब के लिए जाएंगे, फिर पीएचडी में एनरोल कर देंगे, फिर मिनिमम 5-6 साल तो लग ही जाएगा। उसके बाद जो कंपटीशन माहौल है अभी के टाइम, तो आप उसको मैच नहीं कर पाएंगे फिर 5-6 साल के बाद। मैं ऐसा सोचता हूँ। अब बिल्कुल सही सोचते हो, क्योंकि 5 साल के बाद चीजें बहुत बदल जाती हैं। बच्चा भी हर बार हाँ सर। नए तरीके से पढ़ के आता है, कंटेंट ज्यादा ही पढ़ के आता है, तो कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। ओम प्रकाश, सबसे आपको, जैसे हमारे पास 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो आपको कौन सा हाँ पार्ट सर। सबसे टफ लगता था? और बच्चों को कोई ना कोई पार्ट टफ लगता है, किसी को भी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो आपने उसको किस तरीके से डील किया और वो कौन सा पार्ट था? सर, मैं सच बताऊं तो मेरे को थोड़ा इनऑर्गेनिक में थोड़ा दिक्कत आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि फिजिकल के लिए अलग और इनऑर्गेनिक के लिए अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग। ऐसा नहीं सोचता हूँ, सबको इक्वल प्रायोरिटी देता हूँ, सभी का। मैं थोड़ा फिजिकल को ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि गेट के लिए फिजिकल बहुत जरूरी है। उसमें आपको एक्यूरेसी के साथ और प्रिसिशन के साथ उसका आंसर निकलना आना चाहिए। फिर एग्जाम के प्रेशर में भी आना चाहिए करने, वो सब प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में गेट में एनएटी में थोड़ा इशू रहता है, ऑर्गेनिक हाँ इनऑर्गेनिक में सर। एमएसटी में थोड़ा इशू रहता है, हाँ तो सर। आपने इसको वो कैसे इम्प्रूव किया? हाँ सर, वो एनएनटी में रहता है कि जब आंसर निकले तब भी थोड़ा गट फील होता है कि ये आंसर राइट होगा या नहीं, ऐसा भी लगता है कोई 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 बार। तो वो सब जब हम टेस्ट सीरीज ज्यादा देते हैं ना, तब थोड़ा पता चल जाता है कि अपने में कॉन्फिडेंस आता है। फिर गेट में ना सर, अगर किसी का बेसिक क्लियर होगा और उसका यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा अच्छा से कमांड होगा, तो वो फिजिकल अच्छे से कर देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जैसे हमारे पास नेम रिएक्शन, रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ सर। स्टीरियो, सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो आपने इसके लिए हाँ कोई सर। स्पेशल बुक भी फॉलो करी थी या फिर आपने जस्ट लेक्चर से फॉलो किए थे? बुक, हाँ सर, मैं केरोथर्स वगैरह फॉलो करता हूँ। केरोथर्स, फिर वो अभी के टाइम बुक फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं होता है सबके पास सर। तो मेरा हो गया था 2 साल एमएससी के बाद, तो मैं थोड़ा बुक वगैरह भी रिकमेंड मतलब पढ़ रहा था। बुक केरोथर्स वगैरह, फिर वो क्लेडेन क्लेडेन का थोड़ा देखना पड़ता है, फिर वो सब बुक वगैरह देखना पड़ता है। मेनली केरोथर्स वगैरह देखना पड़ता है सर। प्रिपरेशन में जब हम बात करते हैं तो रिवीजन का भी रोल रहता है और मॉक टेस्ट का भी रोल रहता है। तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? आपने यूनिट टेस्ट भी लगाए थे क्या? और आपने रिवीजन किस तरीके से किया था और कितनी बार किया था? हाँ सर, वो गेट में सिलेबस कंप्लीशन में जितना जरूरी है, रिवीजन भी उतना ही जरूरी है सर। गेट में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, सारे क्वेश्चन मतलब जितना मैक्स टू मैक्स आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वो सब मैटर करता है। तो ज्यादा नेगेटिव भी नहीं करवाना है। वो एमएसक्यू एनएटी तो सब अटेंड करके आना है, मतलब उसमें तो नेगेटिव नहीं होता है। एमसीक्यू में थोड़ा दिक्कत रहता है।
कुछ ऐसा लगता है। तो उसके लिए रिवीजन में आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम में कवर करने के लिए वो सब मैटर करता है, शॉर्ट नोट्स वगैरह। फिर ऑर्गेनिक में मैं कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता हूँ सर। ऑर्गेनिक में मतलब चीज़ों को थोड़ा लेस पेपर वर्क करने में मतलब ध्यान देता हूँ ऑर्गेनिक में, क्योंकि टाइम नहीं होता है। फिर इनऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन आप देख के ही कर सकते हैं, उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिजिकल में थोड़ा पेपर वर्क रहता है। फिर भी वो यूनिट वगैरह ध्यान देना पड़ता है, उसके लिए आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। हाँ सर, और एक बात आपने जो बोला था यूनिट टेस्ट वगैरह, हाँ यूनिट टेस्ट वगैरह भी सब दिया था। मैं जो चैप्टर पढ़ता हूँ उसके बाद ही उसका यूनिट टेस्ट देता हूँ। और उसके बाद फिर पार्ट टेस्ट देता हूँ। पार्ट टेस्ट मतलब इनऑर्गेनिक है एक, फिजिकल है एक। फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल का वो दोनों का मिक्स क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। मतलब पहले से ही मिक्स क्वेश्चन करोगे करेंगे तो फिर आपका मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है हर बार। फिर उसके बाद जब लास्ट के 2 महीना था, मैं फुल फुल लेंथ टेस्ट दिया था। उसमें मेरा मार्क्स भी आता था वो 60-70 के रेंज में वैसा। और उतने ही मार्क्स आपके गेट में भी आए, सिक्सटी हाँ थ्री सर। पॉइंट समथिंग। हाँ सर। ओके, तो जैसे आपकी 2 रैंक आई है, तो आपको क्या लग रहा था, जैसे जब आपने पेपर दिया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा था कि आपकी रैंक कितनी आएगी, 5 आएगी, 10 आएगी, या फिर पहली आ जाएगी, क्या लग रहा था आपको? सर मैं एग्जाम के 10-15 दिन पहले मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, तो मैं हम्म। घर चला गया था। उसी टाइम मैं पहले सोचता कि सिंगल डिजिट में रैंक लाऊंगा, कुछ करूंगा, ऐसा सोचा था। लेकिन जब मेरा हेल्थ इशू आया तो फिर सोचने लगा कि शायद टॉप 50 में आ जाए या टॉप 100 में आ जाए तो कुछ अच्छा होगा, ऐसा सोचता था। क्योंकि पहले उससे पहले मैं जो दिया था एग्जाम 2024 में, उसमें 1209 रैंक आया था। इस बार थोड़ा अच्छा रैंक लाना था मेरे को, क्योंकि 2 साल हो गया था मेरे को, तो प्रेशर वगैरह था। फिर उसके फिर मैं जब एग्जाम देने गया था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था सर। फिर एग्जाम हॉल में अच्छा गया, जब क्वेश्चन देखा तो मेरे को आता था जो क्वेश्चन वगैरह, तो देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा। फिर एग्जाम देने के बाद जब मेरा मार्क एनालिसिस किया ना, तब 62.67 आया था। तो मेरे को लग रहा था कि इतने में टॉप 20 में, टॉप 20 टॉप 10 ऐसा आ जाएगा, लेकिन टॉप 2 में ऐसा नहीं सोचा था रैंक 2 आ जाएगा ये सब। फिर आपसे बात करके आपने तो हर बार बोल रहे थे कि 1 से 3 में ही आ जाएगा तेरा, ऐसा बोल रहे थे। क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था ना, पेपर इस तरीके से था कि उसमें लग रहा था कि ज्यादा बच्चों के मार्क्स बन नहीं रहे थे, और अब की बार ऐसा भी देखा है कि बहुत कम नंबर पे ही अच्छी रैंक आ गई बच्चों की, मतलब काफी कम हाँ नंबर सर। पे अच्छी अच्छी रैंक आई है। हाँ सर, इस बार का पेपर मेरे को लगा कि थोड़ा लेंदी सा ऐसा था, मतलब फिजिकल में थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वगैरह था। जो जो जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा और फॉर्मूला में थोड़ा अच्छा कमांड होगा यूनिट कन्वर्जन में, उसका हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन मार्क्स थोड़ा ऐसा था कि मिडिल रेंज में था, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि सिंगल डिजिट में आएगा रैंक, ऐसा बोल के। और फिजिकल के लिए आप क्या बोलोगे? वैसे मैं मेरी तारीफ करवा लेता हूँ थोड़ी सी, तो किससे पढ़ना चाहिए? सर फिजिकल में तो आपके लेवल में कोई मैच नहीं कर पाएगा, ये तो मेरे को पता है सर। चलो ठीक है, मैंने मेरी खुद से ही तारीफ करवा ली, चलो ठीक है। ओके। नहीं सर, ये तारीफ नहीं है सर, ये सच बात है। थैंक यू उसके लिए। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, जैसे आपने तो एमएससी के बाद प्रिपेयर किया है, और बहुत सारे हाँ बच्चे सर। एमएससी के दौरान भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम को, तो वो कैसे मैनेज किया जा सकता है? सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मतलब गेट में मैं पहले पढ़ने का तरीका मतलब अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रहा था, फिर कैसे पढ़ने से मतलब होगा एग्जाम क्लियर, ये सब मतलब मेरा स्ट्रेटेजी बहुत खराब था। फिर मैं अपने गलतियों में काम किया। फिर कैसे एग्जाम में काम रहना है, कैसे प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना है, वो सब टेस्ट में लाने के लिए वो सब प्रैक्टिस किया। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके मेरा कॉन्फिडेंस लग रहा था एग्जाम में। और एमएससी के दौरान बच्चा शायद, मैं जैसा मुझे लगता है कि दिन में 2 घंटे दे, महीने में 25 दिन भी दिन में 2 घंटे दे, तो भी मैनेज हो हाँ सर। सकता है आई थिंक साथ में। हाँ सर। हाँ सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे एमएससी के दौरान मेरे जो प्रोफेसर थे, जिनके अंडर मेरा प्रोजेक्ट था लास्ट सेमेस्टर में,
तो उन्होंने मेरे को मतलब बहुत हेल्प किया, वो मेरे को टाइम देने में मतलब बहुत हेल्प किए। वो बहुत सपोर्टिव थे, उनके वजह से मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर पा रहा था। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रोजेक्ट की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, लास्ट के 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे। एमएससी में ये है कि पहली बात तो आप कहाँ से एमएससी कर रहे हो, आपके पास कितना टाइम है, और हाँ आपके सर। जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो थोड़े से अगर सपोर्टिव हो तो आप ऐसा इजीली कर सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। मैं उनको पहले से बोल दिया था कि मैं पीएचडी में नहीं जाऊंगा, मेरे को जॉब करना है, ये सब बोला था सर को। तो उन्होंने मेरे मतलब बहुत सपोर्ट किया था मेरे को सर उससे। ओम प्रकाश, लास्ट टाइम भी जिस बच्चे की रैंक आई थी ना, जैसे टॉप 10 में, जिसका इंटरव्यू भी लिया था एक लड़के का, उसके बाद जिसकी शायद 15-16 रैंक भी थी, सुमन विश्वास नाम है जिसका, लास्ट टाइम, तो उन लोगों से भी मैंने बात करी थी। अब की बार अनिकेत का भी जब इंटरव्यू लिया था जेआरएफ होने के बाद, तो सब लोगों का एक ही थॉट था कि हमें रिसर्च नहीं करनी, हमें जॉब के लिए ही जाना था। मतलब बिल्कुल सब लोग बिल्कुल डेडिकेटेड थे इस चीज को लेकर, सबके माइंड में क्लियरिटी थी। ऐसा नहीं हाँ था सर। कि मैं पीएचडी भी कर लेता हूँ, मैं साथ में जॉब की तैयारी कर लूंगा, मैं फिर ये भी कर लूंगा, मैं फिर वो भी कर लूंगा, तो ऐसा नहीं था, तो जिस वजह से आपको इतना बेटर रैंक मिला है। हाँ सर। सर एक्चुअली मैं हर डायरेक्शन में सोचना चाहिए, लेकिन एक को अपने प्राइमरी गोल मान के चलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ सर। अगर हर चीज में आप प्रिपरेशन करने लगेंगे तो कोई कुछ क्लियर नहीं होगा, ऐसा लगता है मेरे बिल्कुल सही। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो आप शायद मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। को। हाँ सर। हाँ सर। जब कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है, चाहे वो एमएससी के दौरान या फिर एमएससी के बाद, तो आप उसको, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए, या फिर आपका कोई सजेशन है उस बच्चे के लिए जो पहले अभी स्टार्ट करे शुरुआत से, और उसको अगर गेट में टॉप रैंक लेकर आनी है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे और क्या गलतियां उसको नहीं करनी चाहिए? सर पहले तो उसको मतलब 80 से 90% सिलेबस खत्म करना चाहिए। और उसको डेली रिवीजन मतलब हर दिन पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना चाहिए। और उस चीज को मतलब जितना बार रिवीजन करोगे उतना बार तुम्हारे माइंड में वो रिटेन रहेगा, वो भूलने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होगा। फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स में काम कर सकते हैं वो सब, उसके लिए मतलब ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। फिर वो टेस्ट सीरीज वगैरह भी देना चाहिए उसके लिए। और टेस्ट सीरीज में ऐसा है कि मैं सोचता हूँ जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मैं उसको लेके डरता नहीं हूँ सर। मैं वो क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसको उसका सॉल्यूशन देखता हूँ। अगर मेरे को नहीं आता है, अगर या उस टाइम क्लिक नहीं हो पाया एक तो टेस्ट के दौरान, तो उसको मैं नोट करता हूँ, उसके लिए एक अलग कॉपी रखता हूँ, उसको नोट करता हूँ। वो सब एग्जाम के 5-10 दिन पहले वो सब देखता हूँ, क्योंकि वो अगली बार वो गलती नहीं हो मेरे से, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसको लेके डरना नहीं है सर, उसको मतलब अच्छे से अप्रोच करना आना चाहिए बच्चों को। मैं जैसे मैं काफी बार मैंने बोला भी है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो टेस्ट सीरीज को देने का बेस्ट तरीका क्या होता है, टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है, वो यही होता है कि आप अपनी गलतियों को लिखो, जानो, पहचानो। हाँ सर। और टेस्ट टेस्ट का मतलब होता है सर उसको अटेम्प्ट नहीं करना, उसके अटेम्प्ट करने का उसका 10 या 20% ही उसका वैल्यू है, लेकिन उसको जब एनालाइज करते हो उसका वैल्यू ज्यादा ही है सर। मार्क जितना भी है उसको एनालाइज करना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपको अपने गलत क्वेश्चन पता होने चाहिए, जो टॉपिक आपने पढ़े आपको हाँ उसमें सर। से कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्यों आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, सिली हाँ मिस्टेक्स सर। हुई है तो कैसे हुई है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सर मैं एक किस्सा बोलना चाहूंगा। जो 2025 से वो जून का जो नेट दे रहा था, मैं आपसे प्रिपेयर कर रहा था। तो टेस्ट सीरीज लिया था, उस टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन मेरा ऑर्गेनिक का गलत हुआ था, वो क्रोमियम बेस्ड वाला। तो वो चीज मेरे को पता नहीं था एग्जाम के टाइम जो टेस्ट दे रहा था। तो वो क्वेश्चन मेरे को पता था, मैं एक बार पढ़ा था, लेकिन उस टाइम क्लिक नहीं पढ़ रहा था टेस्ट के दौरान। तो जब गलत हुआ मैं उसको सर्च किया, वो क्रेथोर्स का ही था क्वेश्चन। तो उसके आसपास के क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जानने की कोशिश की। तो वही वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन उसके आसपास के जो क्वेश्चन था वही वाला 2025 जून में ही आया था। लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया था तो पार्ट सी में आया था वो वाला क्वेश्चन, 4 नंबर का। तो वो वाला हम्म, क्वेश्चन जब देखा मेरे को बहुत खुश लगा। मतलब जो क्वेश्चन आप करते हो अगर गलत होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश करो, उसके आसपास से कंसेप्ट को जानने के लिए मतलब कोशिश करो। वो सब आपको बेनिफिट करेगा, ये मैं सोचता हूँ।
जैसे आपने 10th करी होगी, 11th 12th आपने उड़ीसा से ही करी होगी, है ना, अपने लोकल होम टाउन से। तो हाँ सर। आपको कब ऐसा लगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से या फिर मैथमेटिक्स में से केमिस्ट्री को चूज करना है? मैं एक किस्सा बताता हूँ सर। मैं हम्म। मेरा मैथ मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ने के लिए। तो पहले से मेरा मैथ में इंटरेस्ट था। जब मेरे +2 के टाइम मैथ में थोड़ा कम मार्क्स आए तो मैं मतलब मेरा प्राइमरी मतलब वो पहले तो मैथ ही अच्छा लगा, उसके बाद केमिस्ट्री अच्छा लगता था। तो फिर मैं केमिस्ट्री को स्विच करने के लिए कोशिश किया। फिर केमिस्ट्री पहले से ही अच्छा लगता था। फिजिक्स भी अच्छा लगता था मेरे को। ओके। मुझे भी फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगता था, केमिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल भी लेकिन अच्छी नहीं लगती थी मेरी। फिजिक्स भी मेरे को अच्छा लगता था। हम्म। और फिर पता नहीं मैंने क्या ऐसा किया कि कब ऐसा डिसीजन ले लिया कि चलो केमिस्ट्री से एमएससी कर लेते हैं, ठीक है यही सही है। फिर उसके बाद बस जो होता चला गया वो करते चले गए। बस अभी कर रहे हैं थोड़ा बहुत काम जैसा कर पा रहे हैं। बाकी तुम नहीं, लोगों की मेहनत है, आपका तुम लोग इतना आपका सर फिजिकल बहुत अच्छा है सर, मेरे को पता है वो सब। उसके लिए तो ठीक है, थैंक यू, लेकिन ऐसा है कि इंटरेस्ट किसी और चीज में था, फिर वो होता है ना कि आप पसंद किसी और को करते फिर आपकी शादी किसी और से हो जाए, तो मतलब ये यही होता है, फिर उसका तो मैनेज करना ही पड़ता है और क्या कर सकता है इंसान। तो अच्छा। अभी ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो इंटरेस्ट है मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो काफी सारी नई चीजें मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हम्म, क्योंकि अब इसको ही बेटर करने की कोशिश करनी है, इसको ही बेटर कर सकते हैं हर रोज। हाँ सर। जिसमें इंटरेस्ट रहता है उसमें पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। ओम प्रकाश, आपकी गेट में AR2 आ चुकी है, आप टॉपर और आप में कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है, तो आपको कोई ना कोई PSU वगैरह तो मिल ही जाएगी। तो आप किस PSU को सेलेक्ट करना चाहोगे, या फिर DRDO को, या फिर BRC को? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अच्छा तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन देखते हैं सर क्या होता है फ्यूचर में। तो आपने कुछ सोचा भी होगा ना कि मैं डिफेंस में जाना चाहूंगा या फिर मैं न्यूक्लियर हाँ के हाँ। अंदर जाना। हाँ, DRDO बात ये सर, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। ओम प्रकाश, आपने बार का भी एग्जाम दिया है, तो वो एग्जाम आपका कैसा गया है? हाँ, अच्छा गया है सर। मैं 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ तो उसे वो वाला। हम्म। ओके। तो ओम प्रकाश, आपको या तो कोई ना कोई अच्छी PSUs मिलने ही वाली है, और या फिर आपको कोई ना कोई बार के अंदर या फिर DRDO के अंदर साइंटिस्ट बी की पोस्ट आपके लिए वेट कर रही है, आज नहीं तो कल, 2 महीने 4 महीने, जैसा कि मैंने आपको बोला था। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर जर्नी इन लाइफ। और आप बहुत अच्छा आपने किया अभी तक, और आप आगे आगे भी आप बहुत अच्छा ही करोगे, पूरी की पूरी विज्ञान की टीम की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।